ओके चलिए, तो प्रीवियस टाइम में हमने क्या डिस्कस किया था? इंटेलिजेंस सीख रहे हैं मैम। इंटेलिजेंस कर रहे हैं, ठीक है। और टेलीग्राम वाले क्वेश्चंस कर लिए थे, इंग्लिश के कर लिए थे बाकी सभी ने। आज जो है इंग्लिश के डे में डाल दिए थे, क्योंकि फिर एक टाइम पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना। फिर आप भी सोचते होंगे कि एक साइड इंग्लिश के करें या फिर जीएस के करें। जी के यस मैम। मैम कर ली। ओके, कोई एक दो स्टूडेंट्स ऐड नहीं है, और जो न्यू एडमिशंस है जिनकी, वो टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना। एंड टेलीग्राम में मेरे को मैसेज करना, क्योंकि एक तो कॉमन ग्रुप है सभी का। इसके अलावा जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस बार से जो है अलग ग्रुप भी है टेलीग्राम में, ठीक है। उनके डेली टेस्ट होते हैं, उसमें आपके एमसीक्यूज में जो है जो भी टॉपिक करवाया जाता है उससे रिलेटेड डेली टेस्ट रहते हैं। तो जो ऐड नहीं है वो मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, उसको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स हैं। चलिए, तो हम जो है मैम मेडिकल का अलग ग्रुप है जिसमें बायो के क्वेश्चंस है मैम, वो वाला सेम ग्रुप है या अलग ग्रुप है मैम वो? एक मिनट, एक ही ग्रुप है मेडिकल का, ठीक है, टेलीग्राम पे, जिसपे मैंने आपको ऐड किया। अरविंद पूछ रहे हैं ना? राइट जी मैम, जी मैम। जी, जिसमें मैंने आपको ऐड किया है ना वही ग्रुप है मेडिकल का उसमें, और मेडिकल वाले और नॉन मेडिकल वाले उसी में ऐड होंगे। मेडिकल वाले जो है वो अटेम्प्ट करेंगे अपने बायो के क्वेश्चंस, है ना। और नॉन मेडिकल वालों का 10 तारीख से कंटिन्यू क्लासेस होंगी। 10 तारीख या 10 तारीख 11 तारीख से स्टार्ट होंगी उनकी, सिर्फ सीटीपी की मिल रही है अभी उनको। और उसके बाद उनके भी उसी में टेस्ट होंगे। तो वहां पे लिख दिया जाता है कि ये टॉपिक है, तो अपने अकॉर्डिंग जो है आप अटेम्प्ट करें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके चलिए, इस बार ये अच्छा है कि आपको डेली टेस्ट मिल रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। अगर 10 क्वेश्चंस भी आपको एक सब्जेक्ट के मिलते हैं, लगभग जो है 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट के तो डेली होते ही है ना, अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके। तो जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी आप सभी की। और जितने ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है उसी टाइप में आते हैं। तो आपको आदत हो जाती है कि इस टाइप के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं। चलिए, तो क्लास करते हैं। हम जो है लास्ट इंटेलिजेंस टॉपिक जो है हमने स्टार्ट किया था। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको अलग से उनकी दोबारा से होगी, ठीक है, उनकी अगेन दोबारा जो है इसकी क्लासेस हो जाएंगी आपकी। तो इंटेलिजेंस टॉपिक जो है हम कर रहे थे पिछले कल, और इसमें कुछ चीजें हमने डिस्कस कर ली थी और कुछ आज करेंगे, ठीक है। तो जहां तक कल किया था वो सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके। और यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं हमेशा, एक या दो क्वेश्चंस आपको यहाँ से आएंगे आएंगे, 101% आएंगे इस टॉपिक से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो आज जो है नेक्स्ट देखते हैं। आज हम देखेंगे कि जो आईक्यू टेस्ट था आपका, आईक्यू टेस्ट जो है वो किसने डेवलप किया? आईक्यू टेस्ट डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा किया गया था डेवलप? ये अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा। यस राइट, अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा। तो इसी को जो है बाद में रिवाइज्ड भी किया गया है, ठीक है। इन्होंने कब किया था? 1905 में जो है इस टेस्ट, आईक्यू टेस्ट के जो है डेवलप किया, और इसीलिए जो है इनको फादर ऑफ आईक्यू टेस्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चंस आता है, फादर ऑफ आईक्यू टेस्ट के लिए भी इन्हें ही जाना जाता है। अब यही जो है इन्होंने रिवाइज्ड किया, इसको दोबारा से जो है रिवाइज्ड किया गया 1908 में। जब 1908 में रिवाइज्ड किया तो इसमें मेंटल एज कॉन्सेप्ट लाया उन्होंने। क्या लाया? मेंटल एज, जिसे आप MA कह रहे हैं ना, मेंटल एज कॉन्सेप्ट को जो है ये लेकर के आए इसमें, जब रिवाइज्ड हुआ तब, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? किसी ने रेज हैंड किया है? साउंड नहीं आ रही है कि? अच्छा, इनू वर्मा को साउंड नहीं आ रही है, तभी आएगी जब आप अपने माइक पे क्लिक करोगे।
अच्छा, 1 मिनट रुकिए, तब तक आप नोट करिए। कर लिए नोट सभी ने? Yes, ओके, चलिए। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है कि आईक्यू कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया। देखिए, दो है, एक था आपका टेस्ट, अब है आईक्यू कॉन्सेप्ट। आईक्यू कॉन्सेप्ट, अब आईक्यू कॉन्सेप्ट जो है वो किसने डेवलप किया? ओके, तो ये डेवलप किया था स्ट्रेन ने, STERN। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखने हैं आपने कि टेस्ट किसने किया है डेवलप और कॉन्सेप्ट किसने किया है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है आईक्यू फॉर्मूला। तो वो तो आपको पता है कि आईक्यू फॉर्मूला मैंने कल ही बताया था क्या होता है आईक्यू फॉर्मूला। अब आईक्यू फॉर्मूला किसने दिया है? 1916 की अगर हम बात करें तो टर्मेन के द्वारा जो है आईक्यू फॉर्मूला जो है वो दिया गया है। और क्या है फॉर्मूला? MA/CA into 100। मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 आपकी। जरा आवाज नहीं आ रही है, 1 मिनट रुकिए जरा, आवाज तभी आएगी ना जब करेंगे इसे क्लिक। अब कैसे बताएं? अच्छा, कोई स्क्रीनशॉट जो है वो अपलोड कर दो कमीशन वाले बैच में, ठीक है, कि साउंड का जो है ऑप्शन कौन सा है, तभी साउंड आएगी, है ना, अदरवाइज साउंड नहीं आएगी। क्योंकि मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकती हूँ, वो आपको अपने फोन से ही करनी होती है। जब तक आप अपने फोन से उसे जो है नहीं करेंगे तब तक साउंड नहीं आएगी, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ से कुछ नहीं कर पाऊंगी, सिर्फ बता ही सकती हूँ। चलिए, इसके बाद क्या हुआ कि जो ये आईक्यू फॉर्मूला जो इन्होंने दिया, इन्होंने क्या किया, इसकी क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन की, ठीक है, यानी कि वर्गीकरण किया, वर्गीकरण किया इसका। उन्होंने बताया कि अगर मान लो किसी बच्चे का आईक्यू लेवल जो है 140 प्लस है, तो वो क्या होता है, गिफ्टेड चाइल्ड। इस तरह से उन्होंने क्या किया, उसको उसकी क्लासिफिकेशंस कर दी कि इतने इतने पे जो है इस तरह का बच्चा होगा। अगर वो गिफ्टेड चाइल्ड है, यानी कि अनमोल कह सकते हैं, या जिसे नॉर्मल चाइल्ड से जो है ज्यादा एबिलिटीज हैं जिसमें, ठीक है, उसको हम गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशंस कर दी, इसका वर्गीकरण कर दिया। यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ओके, एक बार माइक, ओके, चलिए माइक पे जो है फिर से दोबारा क्लिक कर लेना, इनू वर्मा, दोबारा से उसी ऑप्शन पे क्लिक करो, आपको साउंड आती रहेगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब जो टर्मेन है हमारे, हमने कहा कि उन्होंने क्लासिफिकेशंस की है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्लासिफिकेशंस नहीं लिखवाने वाली हूँ, मेरे को याद करवा देना। मैं आपको वैसे ही जो है इसमें अपने नोट से जो है आपको सेंड कर दूंगी, क्योंकि अगर क्लासिफिकेशंस लिखवाऊंगी तो लगभग जो है 20 से 25 मिनट जो है उसे लिखवाने में लग जाएंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि मैं आपको बता दूं उसने क्या किया है। उसने आईक्यू रेंज लिखी है एक साइड, ठीक है, उन्होंने आईक्यू रेंज जो है वो रखी है। जैसे मान लो अब 140, ठीक है, और इस साइड जो है आईक्यू की क्या करती है, क्लासिफिकेशन करती है, वर्गीकरण करती है कि जो बच्चा 140 से अबव है या 140 है, वो बच्चा कौन सा होगा, जीनियस होगा। इस टाइप से जो है उन्होंने कर दी है। जीनियस को हम गिफ्टेड चाइल्ड भी कहते हैं, हिंदी में प्रतिभाशाली कह सकते हैं आप, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि 120 to 140 होगा, तो बच्चा उसको हम वेरी सुपीरियर कहते हैं। इस तरह से जो है उन्होंने इसको क्लासिफाइड कर दिया है। हिंदी में कहेंगे अति श्रेष्ठ।
तो ये टेबल जो है मैं आपको वैसे ही सेंड कर दूंगी आफ्टर क्लास, आप मेरे को याद करवा देना, ठीक है। लिखवाने की जरूरत तो नहीं है इस टेबल को, नो मैम। नो मैम। No, ma'am. बट याद रखना इम्पोर्टेंट है टेबल, ठीक है। इम्पोर्टेंट है इसलिए जब मैं आपको सेंड करूंगी उसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि जो इंटेलिजेंस है, थॉर्नडाइक ने भी इंटेलिजेंस को लेकर के बात कर रखी है। तो जो हमारे थॉर्नडाइक हुए हैं, थॉर्नडाइक ने वैसे कौन सी थ्योरी दे रखी है? कल परसों ही Trial and की थी error हमने, परसों ही की थी। Trial and error. हाँ, ट्रायल एंड एरर दे रखी है उन्होंने थ्योरी, उनकी मेन थ्योरी जो है, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो है इंटेलिजेंस पे भी बात कर रखी है। उन्होंने कहा है कि जो इंटेलिजेंस है आपकी, उसके उन्होंने 3 टाइप बताए हैं। कितने? 3 तरह की जो है उन्होंने इंटेलिजेंस बता रखी है। फर्स्ट वो कहते हैं सोशल इंटेलिजेंस होती है बच्चे में, सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस को हम हिंदी में कहते हैं सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, ठीक है। सेकंड हमारे पास है कंक्रीट इंटेलिजेंस। कंक्रीट इंटेलिजेंस, तो कंक्रीट इंटेलिजेंस को जो है हम हिंदी में कहेंगे मूर्त बुद्धि, ठीक है, मूर्त बुद्धि। देन नेक्स्ट है हमारे पास abstract इंटेलिजेंस। abstract इंटेलिजेंस। अब abstract इंटेलिजेंस जो है वो क्या होती है? abstract इंटेलिजेंस को हिंदी में कहते हैं अमूर्त बुद्धि, ठीक है। तो जो हमारे थॉर्नडाइक हैं उन्होंने 3 टाइप की इंटेलिजेंस बता रखी है। वो कहते हैं कि जो बच्चा है वो, उसमें सोशल इंटेलिजेंस पाई जाती है, कंक्रीट इंटेलिजेंस पाई जाती है और अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस पाई जाती है। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप बच्चा जो है वो सोसाइटी के साथ, यानी कि अपने समाज के साथ जो है किस तरह से रिलेशंस उसके रहते हैं, किस तरह से जो है बच्चा समाज के साथ जो है अपने संबंध स्थापित करता है, किस तरह की बॉन्डिंग है उसकी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। उसकी बातचीत कैसी होती है सोसाइटी से, क्या वो सोसाइटी में जो है एनरोल होता है या नहीं होता है, किस तरह से अपना रोल जो है वो प्ले करता है एक सोसाइटी के अंदर। तो वो सारी की सारी क्या होती है उसकी सोशल इंटेलिजेंस पे डिपेंड करती है। उसके बाद कंक्रीट इंटेलिजेंस का मतलब है कि आपके सामने मान लो जो भी चीजें हैं, है ना, आपके सामने जो भी है, आप उस चीज के बारे में किस तरह का थॉट रखते हैं या किस तरह का विचार रखते हैं। अगर मैं मान लो आपको कोई टॉपिक दे दूं, अगर मैं कहूं इस टॉपिक पे आप बोलिए, तो आपका उस टॉपिक को लेकर के क्या विचार है, ठीक है। आपके सामने सोसाइटी में कोई घटना घट रही है मान लो, ठीक है, घटना घट रही है। अब उस घटना को लेकर के आपके क्या विचार रहेंगे, आप किस तरह से उस घटना को जो है सोचते हैं उसके बारे में, ठीक है। वो सब चीजें किस में आ जाएगी? आपकी कंक्रीट इंटेलिजेंस में। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, यानी कि जिस चीज के बारे में जो है आपने ना तो कभी देखा है, नहीं ना ही कभी जाना है, लेकिन फिर भी आप उस चीज के बारे में सोचते हैं, ठीक है। आप उस चीज के बारे में किस तरह का जो है सोच विचार रख सकते हैं। जैसे कि अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो चीज जो है नहीं, लेकिन फिर भी आप उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं। कई बार आप बैठे बैठे ऐसे ही खो जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, हम ऐसा करते, ये होता वो होता, है ना। तो उसे हम मान सकते हैं कि जिसकी कोई मूर्त नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस इंटेलिजेंस के बारे में, आप में वो इंटेलिजेंस पाई जाती है। तो 3 तरह की इंटेलिजेंस पाई जाती है। तो थॉर्नडाइक कहते हैं कि जिस भी इंसान में, जिस भी बच्चे में जो है ये तीनों काम करती है, वो एक अच्छी बुद्धि वाला होता है, वो अच्छी इंटेलिजेंस वाला होता है, ठीक है। ये 3 जो है उसके थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग जो है 3 विशेषताएं पाई जाती हैं एक बुद्धिवान व्यक्ति में या बच्चे में कह सकते हैं। तो क्लियर है यहां तक या कोई डाउट इसमें? नो क्लियर है Yes, मैम। ma'am. ओके, सभी को क्लियर है तो जल्दी से ओके टाइप कर दो। Yes, ma'am. यस मैम।
ओके चलिए, और जो मैंने पहले ही कहा, मैंने कहा कि जो न्यू स्टूडेंट है उनको दोबारा से रहेंगी ये क्लासेस, ठीक है। तो अब टेंशन मत लो, जहां से अभी आपने ज्वाइन किया उसी से आप कंटिन्यू करो। इंटेलिजेंस पिछले कल ही टॉपिक शुरू हुआ है हमारा, ये थोड़ा सा हुआ था कल और आज कर रहे हैं इसको कंटिन्यू, ठीक है। प्रीवियस जो जितनी भी क्लासेस है वो आपको दोबारा से मिलेंगी, मैंने पहले ही कहा है वो न्यू बैच वालों को। चलिए, अब इसके बाद हमारे पास आती है इंटेलिजेंस की कुछ थ्योरीज हैं, ठीक है। छोटी छोटी थ्योरीज हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है, स्पेसिफिक है, छोटी छोटी सी हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे उनमें हम, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो करेंगे उसमें हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी, यहां से थ्योरी से रिलेटेड यहां से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, आजकल इसी से रिलेटेड आ रहे हैं ज्यादातर, थ्योरी से रिलेटेड। हिंदी में एक इसे कहते हैं एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत, ठीक है। अब ये थ्योरी किसने दे रखी है और इसमें क्या बात कर रखी है? तो ये थ्योरी दी है अल्फ्रेड बिनेट ने, वेरी इंपॉर्टेंट। तीन ही चीजें आपने इसमें याद रखनी है, थ्योरी का नाम, थ्योरी किसने दी है और इसमें क्या बात कर रखी है। यहाँ पे यूनिफैक्टर थ्योरी का मतलब क्या है? ये अल्फ्रेड बिनेट कहते हैं कि जब भी किसी बच्चे का मान लो बर्थ होता है, जब भी किसी बच्चे का बर्थ हुआ, जन्म हुआ, तो उसमें एक ही बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। एक ही बुद्धि की बात कर रखी है कि उसमें एक ही बुद्धि पाई जाती है, सिंगुलर होती है इंटेलिजेंस जो होती है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, सिंगुलर होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसका कोई भी और कारक नहीं होता है, ठीक है, उसका कोई और कारक नहीं होता, वो सिंगुलर है। जैसे हम आगे देखेंगे कि किसी ने बात कर रखी होगी दो टाइप की होती हैं, या किसी ने बात कर रखी है मल्टी टाइप की है, तो इन्होंने ऐसा नहीं कहा, इन्होंने कहा कि सिंगुलर होती है, अनडिविजिबल यूनिट हम इसको मान सकते हैं, अनडिविजिबल। लिख लीजिए, अनडिविजिबल मतलब जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक, अनडिविजिबल यूनिट, बुद्धि को हम बांट नहीं सकते, अविभाजित इकाई होती है। अनडिविजिबल यूनिट को हिंदी में कहते हैं अविभाजित इकाई, ठीक है। तो यूनिफैक्टर का मतलब था कि जिसमें सिर्फ एक की ही बात की जाती है, यानी कि सिर्फ एक ही बुद्धि की बात की गई है, इसमें एक से ज्यादा बुद्धि नहीं होती है। और किसने दे रखा है? अल्फ्रेड बिनेट ने दे रखी है। क्लियर है सभी को एक कारक सिद्धांत क्या होता है? Yes, ma'am. ओके चलिए नेक्स्ट, नोट कर लिया सभी ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अगर मेरी ज्यादा स्पीड होगी तो बता देना, ठीक है, अगर नोट ना कर पाओ तो। सेकंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। टू फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी को हिंदी में कहते हैं द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत। अच्छा, अब द्विकारक सिद्धांत या फिर जो आपकी टू फैक्टर थ्योरी है, ये दे किसने रखी है? तो स्पीयरमैन ने दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पीयरमैन, स्पीयरमैन ने जो है दो कारक बता रखे हैं, दो फैक्टर बता रखे हैं, कारक को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर, ठीक है। Yes. यानी कि दो फैक्टर जो है वो कौन कौन से हैं? तो एक फैक्टर जो है जी फैक्टर, और दूसरा फैक्टर जो है वो है एस फैक्टर, एस फैक्टर, ठीक है। जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर मतलब जनरल फैक्टर, जनरल फैक्टर, और एस फैक्टर मतलब स्पेसिफिक फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है, दो तरह के फैक्टर। अब स्पीयरमैन क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि जो जी फैक्टर होता है वो बच्चे में इननेट होता है, यानी कि जन्मजात होता है। बच्चा जब जन्म लेता है उसी समय से जो है उसमें वील्ड होता है पहले से ही, ठीक है, जन्मजात होता है, इननेट होता है। लेकिन जो एस फैक्टर है वो एक्वायर्ड है,
मतलब हम उसको अर्जित कर सकते हैं, हम उसको सीख सकते हैं, ठीक है, इसको हम अर्जित कर सकते हैं। अब इसे हम अर्जित कहां से करेंगे? अपने एनवायरमेंट से, ठीक है, अपने एनवायरमेंट से जो है इसे हम एक्वायर कर सकते हैं। मतलब यानी कि ये हमारी योग्यताओं पे आधारित होता है, ठीक है, योग्यताओं पे कि हम किसी चीज को कितना सीख सकते हैं इस पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम बात करें जितनी भी जी फैक्टर में एबिलिटीज हैं, ऑल एबिलिटीज जो है वो क्या है? जन्मजात है। जैसे कि कुछ स्पेसिफिक रहती हैं, जैसे मान लो हंसना कैसे है, खाना जो है कैसे खाते हैं, या फिर बच्चों का रोना, ये सब का क्या होता है? सेम ही होता है। ये हमें सिखाया नहीं जाता है, हम ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, इसको पहले से ही हमें आता होता है। हमें कोई नहीं सिखाता है कि आपको इस तरह से रोना है, इस तरह से हंसना है ना? वो क्या है? आपका जी फैक्टर में। लेकिन इसके अलावा आपको लैंग्वेज कैसे बोलनी है, ठीक है, आपको खेलना कैसे है, आपको पढ़ना क्या क्या है, क्या आपके इंटरेस्ट हो सकते हैं, वो आपके एनवायरनमेंट पे सारे आधारित हैं। आपके इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, वो सब क्या है? आपके एस फैक्टर है। आप चाहे तो 10 चीजें एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। मान लो आपका पढ़ना भी एम हो सकता है, आपका खेलना भी हो सकता है। आप पढ़ने में अच्छे हैं, खेलने में अच्छे हैं, आप सिंगिंग में अच्छे हैं, आपके बहुत सारे एस फैक्टर हो सकते हैं, आप अपने एनवायरनमेंट से एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन रोना जो है वो सभी का सेम ही होता है ना? रोना जो है, आंसू बहाना जो है वो सेम है, ठीक है, हंसना सेम है, खाना पता है सभी को, खाना खाना ही पड़ेगा, है ना, भूखे तो रह नहीं सकते हैं, तो वो सेम होता है। तो एक होता है जी फैक्टर और एक कर रखी है बात स्पेयरमैन ने एस फैक्टर की। क्लियर है सभी को? एस और जी फैक्टर क्या होते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब जी फैक्टर आपका एक ही होगा, ठीक है, जी फैक्टर जो है वो आपका एक ही होगा। लेकिन जो आपके एस फैक्टर है वो आपके बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, वो आपके बहुत सारे हो सकते हैं। इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे अच्छी नहीं बनी है, लेकिन क्या है, ये तो आपके आगे S1 S2 चाहे 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं ना, जितने मर्जी लिख लो आप। एस फैक्टर आपके कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो जी फैक्टर है वो सब में सेम पाया जाता है, ठीक है। जी फैक्टर जो है वो S1 में भी होगा, S2 में भी होगा, S3 में भी होगा, S4 में भी होगा, वो सभी में क्या होगा? सेम होगा। तो स्पीयरमैन ने जब जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर, दो फैक्टर की जो है बात कर रखी है, जिसे आप कहते हैं, हिंदी में आप कहते हैं एक सामान्य कारक और दूसरा विशिष्ट कारक, ठीक है। अब कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोनों में से जो है बड़ा फैक्टर कौन सा है, तो जी फैक्टर जो है वो बड़ा है आपका, ठीक है, वो ब्रॉड सेंस में है, क्योंकि एस फैक्टर सभी में पाया जाता है। एस फैक्टर जो है वो छोटा है, ठीक है। जब हम दिन में काम करते हैं तो दोनों ही फैक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम सब में जो है जी फैक्टर भी पाया जाता है, ठीक है, और एस फैक्टर भी सब में पाया जाता है। तो हम सब में जो है, या फिर कहें बच्चों में, तो दोनों ही फैक्टर जो है पाए जाते हैं। क्लियर है सभी को स्पेयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी मैम proof। पूछना था, इसमें क्वेश्चन कैसे आता है इसमें? टू फैक्टर थ्योरी में आपने ओके, इम्पोर्टेंट है। या तो डायरेक्ट ऐसे आ जाता है कि टू फैक्टर थ्योरी किसने दे रखी है, या फिर आपको ऐसे पूछे जाते हैं कि जो आपको एस स्पेसिफिक फैक्टर से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा कि ये किसने बोल रखा है, इसके बारे में किसने बात कर रखी है। या तो कोई ऐसी स्टेटमेंट, जैसे मैंने बताई आपको अभी स्टेटमेंट्स, मैंने जो आपको एग्जांपल्स दिए कि बच्चों में जो है इस तरह के दोनों चीजें पाई जाती है, कुछ चीजें जन्मजात पाई जाती है, कुछ मतलब इननेट होती है, और कुछ एक्वायर करता है बच्चा। तो वो जो दोनों तरह के फैक्टर पाए जाते हैं उसके बारे में किसने बात कर रखी है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। या तो फिर एक ही चीज को लेकर के आ सकता है कि कुछ चीजें बच्चों में जो है जो इननेट होती है, जन्मजात पाई जाती है, और ये जो कारक है या ये जो सिद्धांत है
ये किसने दे रखा है, या फिर स्पीयरमैन के द्वारा जो है सिद्धांत दिया गया है उसमें कौन कौन से फैक्टर पाए जाते हैं, इसी टाइप में क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रुप फैक्टर थ्योरी, थर्ड है आपका ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर का मतलब है समूह कारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत। ठीक है, ये जो थ्योरी दे रखी है किसने दे रखी है, लुइस एल थ्रस्टन ने, ये भी बहुत बार पूछी गई है, लुइस एल थ्रस्टन ने दे रखी है। एचपी में तो फिर भी, एचपी टेट जो होते हैं उसमें तो फिर भी इजी ही आते हैं क्वेश्चन, इतने ज्यादा टफ नहीं आते हैं घुमा फिरा के, लेकिन जो सी टेट होता है उसमें थोड़ा सा होता है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा डीपली टाइप में पूछे जाते हैं, कि घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं, लेकिन एचपी में फिर भी अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा है तो आप इजिली कर पाते हैं, ज्यादा टफ नहीं आता है, लेकिन फिर भी जो है हमें कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझना ही पड़ेगा। चलिए, ग्रुप फैक्टर थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप का मतलब है कि एक नहीं है, दो नहीं है, बल्कि दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले जब ग्रुप फैक्टर थ्योरी पढ़ी तब हमें जो है 7 फैक्टर मिले। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बाद में कि इसी में जो है 2 फैक्टर और जोड़ दिए गए, और जब रिवाइज्ड हुई होगी ये तो फिर 9 फैक्टर हो गए आपके। लेकिन हम जो है एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, 11th-12th की अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में जो है ग्रुप फैक्टर थ्योरी के जो है 7 दिए गए हैं फैक्टर। ठीक है, तो हम 7 फैक्टर्स को ही लेकर के चलते हैं, हम 9 फैक्टर नहीं काउंट करते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी में जो है थ्रस्टन ने जो है वो 7 तरह के सिद्धांत दे रखे हैं, 7 टाइप के जो है आपको फैक्टरों की बात कर रखी है। अब इसमें ग्रुप फैक्टर थ्योरी के अंदर जो है उन्होंने 7 डिफरेंट, लिख लीजिए इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, 7 डिफरेंट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, पीएमए, पीएमए लिख देती हूँ आगे। नेक्स्ट, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, यानी कि प्राथमिक मानसिक क्षमताएं, या क्षमता लिख लो, प्राथमिक मानसिक क्षमता के बारे में जो है बात कर रखी है। कितनी बता रखी है, 7 क्वेश्चन आता है। पीएमए के बारे में किसने बात कर रखी है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जो है वो सिद्धांत के अंदर जो है, किस सिद्धांत के अंदर बात की गई है, किस फैक्टर के अंदर बात की गई है, या फिर इसके बारे में किसने बात कर रखी है, तो आपको पता होना चाहिए थ्रस्टन ने जो है इसके बारे में बात कर रखी है। अब ये पीएमए जो है वो कौन कौन से हैं 7, वो देखते हैं। तो सबसे पहले है बर्वल, सेकंड है वर्ड फ्लुएंसी, हिंदी में भी बताती हूँ। ठीक है, चलिए थर्ड है आपका, जब मैं एक एक एक्सप्लेन करूंगी साथ में हिंदी में बता दूंगी, अभी इंग्लिश में लिख लो। फिर है न्यूमेरिकल एबिलिटीज, ज्यादा टफ नहीं है कुछ ऐसा, न्यूमेरिकल एबिलिटी। फोर्थ है आपकी मेमोरी, फिफ्थ है आपका रीजनिंग, सिक्स्थ है आपका विजुअलाइजेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, और सिक्स्थ है आपका प्रिसेप्चुअल, सेवंथ है आपका परसेप्चुअल्स, ठीक है। नोट कर ली सभी ने कि कौन कौन सी पीएमए है, 7 आपकी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है। मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, अगर सभी ने कर ली तो जल्दी से जो है ओके लिख दो।
ओके, चलिए गुड। चलिए तो इनको एक एक को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। बर्वल, बर्वल यानी कि हिंदी में कहेंगे शाब्दिक। बर्वल जो है वो आपके शब्दों से रिलेटेड है, ठीक है, शब्द की बात की गई है। यहाँ पे बात करते हैं थ्रस्टन कि जब बच्चे का, किसी भी बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, जब बच्चे का जन्म होता है तो ऐसा तो है नहीं कि बच्चा उसी दिन से बहुत सारा बोलना शुरू कर देता हो, नहीं, उस टाइम से ही बोलना, तो उसे सेंटेंस थोड़ा ना बोलने आ जाते हैं बच्चे को। ना ही बच्चे को जन्म के समय कोई भाषा आती है, ठीक है, उस टाइम उसको कोई भाषा नहीं आती है, बाद में उसको जो भी आएगी वो ऑटोमेटिकली अपने एनवायरनमेंट से, आसपास की चीजों से वो सीखना शुरू कर देता है विदाउट ग्रामर। तो उस टाइम उसे कोई भाषा नहीं आती होती है। बच्चा क्या करता है, सबसे पहले ये जो शब्द है, ठीक है, जो वर्ड्स हैं आपके, उन्हीं को एक्वायर करता है, उन्हीं को सीखता है, ठीक है, उनको एक्वायर करता है। और उन्हीं शब्दों के माध्यम से, उन्हीं शब्दों के जरिए जो है बच्चा क्या सीखता है, लैंग्वेज सीखता है, भाषा को सीखता है। इस लैंग्वेज को सीखने के लिए उसे किसी ग्रामर की जरूरत नहीं है। मान लो आपका जो है जन्म हुआ हिमाचल में, तो हिमाचल में मैक्सिमम क्या है, हिमाचल में पहाड़ी बोलते हैं, ठीक है, पहाड़ी बोलते हैं मैक्सिमम जगह में। तो बच्चे को पहाड़ी के ग्रामर थोड़ी ना सिखाते आप, वो शब्द सुनता रहता है, सुनता रहता है, फिर क्या होता है, एकदम से उसे जो है सारी चीजें, शब्दों को सुन सुन के जो है उसे बोलना आ जाता है, वहां की भाषा आ जाती है। कहीं पे भी हुआ जन्म, वहां की जो रीजनल लैंग्वेज होगी, उसकी रीजनल लैंग्वेज की जो है आप ग्रामर थोड़ा ना सिखाते हैं बच्चे को, है ना, ग्रामर सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली उस चीज को क्या कर लेता है, अपने एक्वायरमेंट से जो है उसको एक्वायर कर लेता है। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे बच्चा क्या होता है, बर्बल होता है। एक मिनट रुकेंगे, आप नोट करिए सब। ओके, सॉरी। चलिए, यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. इसके बाद सेकंड हमारा आता है वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी, ठीक है, यानी कि शब्द प्रवाह, हिंदी में कहेंगे शब्द प्रवाह, कि जो आपके शब्दों का बहाव है। बहाव का मतलब है कि आप जो शब्द बोल रहे हैं वो किस तरीके से बोल रहे हैं। जैसे कि आप प्राइमरी स्कूल में अगर बात करें, जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं, बच्चों को आप क्या करते हैं, उनको एक लय में सिखाते हैं बोलना है। जैसे पोइम्स भी सिखानी है छोटे छोटे बच्चों को, तो आप उनको जो है एक लय रिदम में सिखाते हैं, ठीक है, कि किस तरह से जो है आपने इस पोएम्स को बोलना है, ताकि बच्चा जो है क्या करे, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो बच्चे में। जब भी बड़े हो जाते हैं तब हम क्या सीखते हैं, अच्छे से बोलना, कि किस तरह से किस लाइन को बोलना है। हम बार बार रीडिंग करवाते हैं स्टूडेंट्स को। अगर आप जो है 6, 7, 8 क्लास में देखें तो बच्चों को क्या करवाते हैं, रीडिंग करवाते हैं चैप्टर, ठीक है। उसके पीछे भी क्या है कि बच्चा जो है उस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना सीखे, कि इस सेंटेंस को किस तरह से आपने बोलना है। तो आप किस तरह के वक्ता हैं, ये भी आपका वर्ड फ्लुएंसी पे ही डिपेंड करता है। तो ये भी हमारा क्या है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी का एक पार्ट है।
क्लियर है सभी को वर्ड फ्लुएंसी क्या होती है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, इसके बाद है आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी, अब न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है हिंदी में कहेंगे आंकिक, आंकिक की बात करना, यानी कि नंबर्स की बात करना। ठीक है, ये जो एबिलिटी है ये किस में पाई जाती है? ये वाली जो इंटेलिजेंस होती है जिसमें नंबर्स की हम बात करते हैं, जो मैथ से रिलेटेड की है। ठीक है, जो मैथ से रिलेटेड है, अब अच्छे से कैलकुलेशन कर पाते हैं। वैसे तो सभी कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो बहुत ही अच्छे मैथ्स में हैं, जैसे आप इसमें आपके आ सकते हैं सीए हो गए आपके, ठीक है, या फिर जो मैथ्स टीचर्स हैं वो सब आ जाएंगे, या फिर कह सकते हैं जो आपके सीए वगैरह, तो मैंने बैंकिंग बताई दी आपको, बैंकिंग वगैरह है ना, या फिर जो भी स्टैटिक टाइप में जो भी आपकी जॉब वगैरह करते हैं स्टैट्स में, तो वो सब इसमें आ जाएंगे। एक तो पता नहीं आज कॉल्स ही बहुत आ रही हैं। चलिए, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब है कि नंबर से रिलेटेड आपकी अच्छी क्षमता होना। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पूनम माइक ऑफ करो, पूनम ठाकुर। चलो, इसके बाद है नेक्स्ट आपका मेमोरी। मेमोरी बताया था ना मैंने, हाँ यस, मेमोरी। ठीक है, मतलब आपकी मेमोरी से रिलेटेड जन्म से लेकर के कई सारे आज तक की अगर हम बात करें तो कई सारी इंफॉर्मेशन होंगी जिनको हमने क्या कर रखा होता है, स्टोर कर रखा होता है। ठीक है, उन सभी को जो है हमने स्टोर कर रखा होता है। एक मिनट रुकी जाओ। ओके, तो मेमोरी से रिलेटेड जो आपकी बातें होती हैं वो सारी की सारी जो है कौन सी इंटेलिजेंस में पाई जाती हैं, ये भी आपकी ग्रुप फैक्टर थ्योरी के अंदर ही बात की गई है। थ्रस्टन बोलते हैं कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में एक मेमोरी का भी फैक्टर रहता है हमारे में, क्योंकि जितनी भी बच्चा जो है जन्म के बाद, बर्थ के बाद जो भी इंफॉर्मेशन हैं उनको किस तरह से इकट्ठा करते हैं, फिर उनको किस तरह से याद करते रहना, वो इसी में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ है हमारा, जल्दी से कर लेते हैं वरना पता नहीं अगली कॉल कब किसकी आ जाए। चलिए, तो फिफ्थ है आपका रीजनिंग। रीजनिंग, रीजनिंग यानी कि तर्कना, तर्क से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें हम लॉजिक से रिलेटेड भी बात करते हैं, और हम अपनी लाइफ के अंदर जो है, ऐसा तो है नहीं कि किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती होंगी, सभी को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, अब हम उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से जो है हम डिसीजंस लेते हैं, वो सब किस में पाई जाती है, हमारी रीजनिंग पावर में पाई जाती है। तो ये भी जो है एक फैक्टर है, रीजनिंग भी आपके ग्रुप फैक्टर थ्योरी का। क्लियर है यहां तक सभी को? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा देखो, हमने यहाँ पे एक ये बोला था मैंने, मैथ इसमें जो है आप हम सभी भी आ जाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये तो है ही कि इनमें तो पाई जाती है न्यूमेरिकल एबिलिटी, लेकिन हम सब में भी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि हम भी जो है दिन में कोई ना कोई कैलकुलेशन तो हम करते ही है। ठीक है, मान लो दुकान भी जा रहे हैं, तब भी आप क्या, मान लो आपने सामान खरीदा, सामान आपने 50 का खरीदा और आपने 100 दिया था, तो 50 माइनस होगा, आपको 50 आएगा। आपको पता है कि हमें जो है 50 से रिटर्न आना है, तो वो भी हमारी क्या है, नंबर से रिलेटेड ही एबिलिटी पाई जाती है। चलिए, इसके बाद हमारी आती है स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन यानी कि स्थानिक दृश्यात्मकता। स्थानिक दृश्यात्मकता
गुणात्मकता या दृश्यात्मक कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्थान से रिलेटेड बात की जाती है, ठीक है, इसमें स्थान से रिलेटेड बात की जाती है। मतलब यानी कि किसी भी काम को करने से पहले आप उस स्थान को देखकर ये बता देते हैं या अपने माइंड में जो है उस स्पेस को लेकर के, उस जगह को लेकर के, उस स्थान को लेकर के आप जो है विजुअलाइजेशन जो है कर पाते हैं कि अच्छा यहाँ पे ऐसा हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो बहुत सारी जो है जमीन ऐसी खाली पड़ी है, खेत वगैरह जो भी है आपके, और आप जो है जाते हैं वहां पे, घूमते घूमते आप पहुंचते हैं, आप सोचते हैं कि अच्छा यहाँ पे तो मैं बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री लगवा सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग क्रिएट कर सकता हूँ, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। आपने उस जगह को देख करके ये अंदाजा लगा लिया कि मैं यहाँ पे ये सब चीजें कर सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल दूं अगर यहाँ पे, तो दो बच्चों से रिलेटेड एग्जांपल्स लेते हैं। मान लो यहाँ पे कोई स्वाति रख लो, ठीक है, अब नाम याद नहीं आ रहे मेरे को, एक रीना रख लो, ठीक है। स्वाति और रीना है। अब स्वाति जा रही है बाइक में और रीना जा रही है स्कूटी में, ठीक है, दोनों जा रही है रास्ते में। अब क्या है कि आगे है ट्रैफिक, आगे ट्रैफिक का जाम लगा है, दोनों ही तरफ, दोनों को ही लगा, दोनों इकट्ठी जा रही हैं, यहाँ से होते हुए जा रही हैं, लेकिन आगे जो है ट्रैफिक का जाम है, दोनों खड़ी हो जाती हैं। अब जो स्वाति है उसने यहाँ पे रोक ली, अपने बाइक जो है वो रोक लेती है, क्योंकि आगे ट्रैफिक है तो उसे निकालना मुश्किल लगता है। वो सोचती है कि जब ये ट्रैफिक जो है जाम खत्म होगा तभी जाएगी वो। लेकिन जो रीना है वो देखती है कि वो अपनी स्कूटर को इस तरह से लहराते हुए ले जाती है और स्कूटर निकाल लेती है वहां से, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने अपने दिमाग को जो है यहीं पे स्टॉप कर दिया, लेकिन रीना ने जो है अपना दिमाग लगाया और इसी तरह से जो है लहराती हुई निकल गई। दोनों ही रही, इकट्ठी रही थी, सिचुएशन भी दोनों को एक जैसी थी, सिचुएशन भी दोनों को एक जैसी थी, लेकिन दोनों ने जो है उनकी विजुअलाइजेशन जो है अलग अलग थी। इसने यहीं पे रोक दी और वो आगे लेगी, निकाल के लेगी, ठीक है। तो हमारे जो विजुअलाइजेशन है, किसी भी जगह को देख करके विजुअलाइजेशन करना या उस चीजों को देख पाना पहले से ही, तो वो आपकी स्पेस विजुअलाइजेशन में काउंट होती है, यानी कि ये भी एक इंटेलिजेंस पाई जाती है। हर कोई अच्छा विजुअलाइजेशन कर पाए जरूरी नहीं है, ठीक है। तो क्लियर है कि स्पेस विजुअलाइजेशन क्या होती है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, इसके बाद है आपका नेक्स्ट, देखते हैं 7th, परसेप्चुअल्स, यानी कि प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण, अब प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? किसी भी काम को करने में या किसी भी कार्य को करने के बारे, उसके बारे में आप पहले ही, आपकी जो राय है वो क्या है, ठीक है, या आप उस चीज को कैसे सोच रहे हैं कि हाँ ये हो सकती है, हम इसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, खुद ही सोच लेना, ठीक है। उस चीज को लेकर के आपने खुद ही सोच लेना जो है वो आपका प्रत्यक्षीकरण में आता है, कि आप जो है उस चीज को लेकर के पहले ही जो है, अच्छा हम ये कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, इस टाइप का जो आपके मन में आ जाता है, आप जो है पहले ही उसके बारे में अनुमान लगा करके बैठ जाते हैं, तो वो जो है आपका प्रत्यक्षीकरण में आता है। तो ये जो थी आपकी, ये क्या थी आपकी ग्रुप फैक्टर थ्योरी थी। बाद में इसका आपको रीडिंग वर्क भी मिलेगा जब आपको दिया जाएगा करने को, ठीक है। जैसे ही आपकी ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने लग पड़ेंगे तो आपको डेली रीडिंग वर्क दिया जाएगा इसी से रिलेटेड, कि आपको आज ये रिविजन वर्क है और ये रीडिंग वर्क है, और जो आपके नोट्स बने हैं उनको तीनों चीजों को मिला करके आप पढ़िए, और उसके बाद उसका टेस्ट होता है फिर। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को आज का क्लास आज की? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ओके, अभी एक पार्ट इसका और बचता है इंटेलिजेंस का, तो वो भी पूरा लगभग 40 या 50 मिनट का रहेगा, तभी आपका जो है ये इंटेलिजेंस टॉपिक जो है कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। Okay, ma'am. ओके, तो आज की क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. No, ma'am. ma'am.
ओके, तो मे भी बायो की क्लास नहीं होगी आज, क्योंकि नेटवर्क इशू है यहाँ पे अभी तक। मतलब फोन में तो नेटवर्क कम ही आ रहे हैं, मेरे पास तो यहाँ ब्रॉडबैंड है तो उस वजह से ठीक चल रहा है, लेकिन फोन में जो है नेटवर्क का इशू है। जो बायो वाले मैम है वो कहीं नियर बाई ही है मेरे यहाँ से, तो आपका जो है आज उसका रिवीजन वर्क ही रहेगा बायो वालों का, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा, जैसे ही नेटवर्क 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वेदर की वजह से है, बाकी कुछ नहीं है ऐसा इशू, वेदर की वजह से है, तो मैम क्लास कंटिन्यू कर देंगे वो आपकी, ठीक है। Yes, और ma'am. बाकी जो Okay, है ma'am. 6:30 पे जिनकी पॉलिटी की क्लास है वो पॉलिटी की होगी आज। और किसी ने मुझे पूछा इसका, अच्छा टेस्ट जो है वो टेलीग्राम जो है ग्रुप बने होते हैं, उसमें जो बच्चे ऐड हैं, मैंने पहले ही कहा कि टेलीग्राम ग्रुप्स हैं इस बार हमारे, हमने एक नया जो है इसमें इनिशिएटिव लिया है इस बार, कि जो भी हमारी डेली क्लासेस होती हैं, डेली के डेली टेस्ट होते हैं, डेली क्लासेस के साथ साथ जो है आपको रिविजन्स वर्क भी मिलता है। जैसे इंग्लिश के होते हैं टेस्ट, आपके जीएस जो चला हुआ है आपका जीके वो टेस्ट होता है, आज तो सीडीपी का भी है, तो वो दे दिया जाता है पहले ही ग्रुप में कि आज आपका ये टेस्ट है और कल आपका ये टेस्ट होगा और आप इसकी रिविजन्स करें जो टॉपिक हुआ है आपका, ठीक है। तो वो टेलीग्राम में होता है, जब आप जैसे ही एडमिशन्स होती हैं उसके बाद आप ऐड होते हैं। जो बच्चे ऐड नहीं है अभी, जिनकी आज एडमिशन्स हुई है वो ऐड नहीं है, तो वो मुझे थोड़ी देर के बाद यानी कि आफ्टर पॉलिटी क्लास जो है मुझे मैसेज करेंगे, मैं उनको ऐड कर दूंगी टेलीग्राम पे, ठीक है। ओके चलिए, तो क्लास को जो है, हाँ जी बोलिए। IQ का मैम वो चार्ट भेज देना। यस यस ठीक है, मैं भेज देती हूँ, अभी भेज देती हूँ, है ना। चलिए, तो ओके क्लास मैम, को डिस्कनेक्ट करते हैं। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. ओके Thank you, वेलकम। ma'am.